हदगांव महाराष्ट्र के जलगांव जिला स्थित चालीसगांव तहसील का एक छोटा सा गांव। इस गांव का एक किसान परिवार, इसी परिवार से एक छोटे से बच्चे का एक असामान्य सफर शुरू होता है। मेहनत, संघर्ष, अभ्यास वृत्ति, बुद्धिमत्ता, दूरगामी विचार और शालीनता, इस गुणों के आधार पर देश दुनिया में लौकिक प्राप्त करने वाले इस बच्चे का ये सफर हम सबके लिए हमेशा ही एक प्रेरणा का माध्यम रहेगा। इस कर्तृत्वशाली व्यक्तित्व का नाम है M.K. अण्णा साहेब अर्थात श्री मोतीराम किसनराव पाटील। M.K. अण्णा साहेब का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। पिताजी किसनराव संपतराव पाटील एक मेहनती किसान थे। बड़े मेहनत से वे खेती और अपने परिवार की परवरिश करते थे। बच्चे बड़े होकर खेती संभाले, बस इतनी सी उनकी अपेक्षा थी। इस कारण शिक्षा में वक्त न जाया करते हुए बच्चे खेती की ओर ध्यान दे, इसके लिए हमेशा ही वे आग्रही रहते थे। लेकिन शिक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहे M.K. अण्णा साहब ने शिक्षा का मार्ग चुन लिया। उस वक्त हर समाज में शिक्षा का स्तर कम था और विशेष रुचि जताई नहीं जाती थी। बच्चे थोड़े से भी बड़े हो जाए तो खेती या अपने पारंपरिक व्यवसाय में जुट जाते थे। शिक्षा छोड़कर खेती करने का पिताजी का आग्रह M.K. अण्णा साहब को अस्वस्थ करता था। पर इसी वक्त एक सुकून था, मां का पुरजोर समर्थन। अत्यंत धार्मिक रहे मां ने अण्णा साहब को हमेशा ही शिक्षा प्रति प्रेरित किया। जिला नासिक के सावरगांव में जाधव परिवार में मां का जन्म हुआ। इसी गांव में 6 सितंबर 1939 में अण्णा साहब का जन्म हुआ। अण्णा साहब के हर परिवार का सदस्य धार्मिक था। वारकरी संप्रदाय के प्रति सारे परिवार का लगाव था। हर साल परिवार से कोई ना कोई सदस्य पंढरपुर यात्रा में शामिल होता था। अपने 3 भाई बहन, माँ, पिताजी, ऐसा धार्मिक, मेहनती और सुखी परिवार था। सादगी भरा जीवन वे व्यतीत करते थे। पर यही समय था जहां शुरुआत होने वाली थी मोती पाटिल से लेकर M.K. अण्णा साहब पाटिल बनने की इस संघर्षमय सफर की। चौथी कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 5 किलोमीटर दूर तलेगांव की पाठशाला में उन्होंने प्रवेश लिया। घने जंगल से गुजरते पाठशाला जाना पड़ता था। जंगली जानवरों का वहां हमेशा ही संचार रहता था। पर भगवान राम पर असीम श्रद्धा और मां ने दिए राम नाम का जप करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही विदेश में पढ़ाई का ख्याल और प्रयास उन्होंने बचपन में ही किया। 7वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद पिताजी ने निग्रह के साथ बोला कि अब पाठशाला बंद और खेती पर ध्यान दो, इसके आगे पाठशाला नहीं जाओगे, ऐसी कसम खाने को उन्होंने बोला। अण्णा साहब ने इस बात को नकार दिया। पिताजी ने उन्हें पेड़ से बांध कर रखा। मां ने की मिन्नतों से पिताजी का गुस्सा शांत हुआ। उस रात उन्होंने बड़ी बेचैनी से रात गुजारी। मां का हाल भी कुछ वैसे ही था। एक दिन अण्णा साहब ने घर से भागकर शिक्षा पूर्ण करने का विचार मां से कहा। शिक्षा पूरी करना, कामयाब बनो, बहुत बड़े इंसान बनो, इसका आशीर्वाद देते हुए मां ने दूसरे दिन कुछ किताबें, चद्दर, जरूरी सामान और 50 रुपए अण्णा साहब को दिए। अण्णा साहब ने मां का चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिए और उस अंधेरी रात में चल पड़े प्रकाशमय भविष्य की ओर। यही वो क्षण था मोती पाटिल से M.K. अण्णा साहेब पाटिल होने का। घबराया हुआ एक बच्चा रास्ते के बगल में बैठा है और फूट फूट कर रो रहा है। ये देखकर एक दादी माँ उन्हें घर ले गई। वो घर था सरगर परिवार का। इस परिवार के साथ उनका भावनिक नाता प्रस्थापित हुआ। घर के छोटे छोटे काम,
नियमित अभ्यास और पाठशाला में जाना ये दिनक्रम अन्ना साहब के जिंदगी में उस वक्त शुरू हुआ। इसी दरमियान पिताजी 40 गांव आकर उन्हें मिले। शिक्षा प्रति पुराने मतभेद अब खत्म हो चुके थे। 10वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई उन्होंने 40 गांव में पूरी की। उच्च शिक्षा कानपुर में उन्होंने हासिल की। इसी दरमियान हसबनीस सर द्वारा दी गई प्रेरणा से वे संघ में जाने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वे नियमित जाते रहे। एक अनुशासन भरी जिंदगी का अंगीकार उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में शामिल किया। नासिक से बीएससी उच्च श्रेणी हासिल कर जमा किए थोड़े पैसे स्कॉलरशिप, मित्र परिवार और हितचिंतकों द्वारा की गई मदद से वे शुगर टेक्नोलॉजी अर्थात शुगर इंजीनियरिंग को उन्होंने प्रवेश लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत की। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में 2 साल में एक और कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद सूरत, कराड़, नगर इन जगहों पर उन्हें नौकरी का मौका उपलब्ध हुआ। आखिरकार श्रीरामपुर में उन्होंने अपनी नौकरी का प्रारंभ किया। इसके दरमियान प्रदेश में अगली पढ़ाई करने का विचार उन्हें बेचैन करता था। वे हमेशा ही इस कोशिश में रहते थे। आखिर अमेरिका स्थित लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में उनका चयन हुआ। उन्हें स्कॉलरशिप भी मंजूर हो गई। बचाए हुए कुछ पैसे और मित्र परिवार के सहयोग से उन्होंने अमेरिका उड्डान किया। यही उड्डान उनके उज्जवल भविष्य का प्रतीक बना। सैकड़ों लोग उन्हें हवाई अड्डे पे शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस बीच अध्ययन के दौरान भारत चीन युद्ध 1962 में शुरू हुआ। दुर्भाग्य से स्कॉलरशिप मिलना बंद हुआ। फिर से मित्र परिवार काम आया। साथ ही में उन्होंने पार्ट टाइम जॉब के तौर पे पेंटिंग का काम शुरू किया तो कभी होटल में काम करना शुरू कर दिया। मास्टर इन केमिकल इंजीनियरिंग वे उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। संस्था द्वारा आयोजित कैंपस इंटरव्यू में अन्ना साहब को जगह प्रसिद्ध स्टर्लिंग शुगर मिल फ्रैंकलिन में इंजीनियर की नौकरी हासिल हुई। लेकिन परिवार का आग्रह था कि वो फिर से भारत लौटें। खासकर पत्नी जो अन्ना साहब की यादों में आंसू बहाती थी। आखिरकार भारत में लौटने का निर्णय अन्ना साहब ने लिया। लंदन मार्ग से सागरी सफर करते हुए वो घर लौट आए। 5-6 महीने के प्रयास के बाद भी उन्हें कोई मनपसंद नौकरी प्राप्त नहीं हुई। अंततः टाटा कंपनी के सीनियर कंसल्टेंट श्री नसीम खां के प्रयास से मुंबई में सीनियर इंजीनियर की नौकरी उन्हें प्राप्त हुई। फिर से जिंदगी के नए सफर की उन्होंने शुरुआत की। मैं ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री पर ध्यान देने वाला विद्यार्थी हो गया और उसके माध्यम से मुझे इथेनॉल, बायोडीजल और इस सब्जेक्ट की ज़्यादा रुचि हुई। और ये रुचि होने के नाते मैंने जब प्रैक्टिकली नौकरी में प्रवरा में शुरुआत की उस टाइम से ये सब्जेक्ट पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना था वो बहुत पैमाने पर किया। मैं थोड़ा बहुत सोचता था कि ज़िंदगी में आगे में अपने लाइफ में ये इथेनॉल और बायोडीजल का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ। और उसको एक भी और बाद में रीज़न था, मैंने जब बहुत से किताबें पढ़ी थी उस किताबों में हम लोग पोल्यूशन का सब्जेक्ट बहुत बड़े पैमाने पर डिस्कस करते थे। और पोल्यूशन के लिए क्या करना है, तो ये जो क्रूड ऑयल से हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल रही है, ये ऑटोमोबाइल में से ज़्यादा धुआं निकलने से कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा प्रदूषित होता है। वो शुद्ध करने के लिए उसके लिए पर्याय कोई होगा तो वो बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल, ये दोनों ऐसे आइटम है कि वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सब प्रोडक्ट नेचुरल पदार्थों से होता है और नेचुरल पदार्थ ये सारे जो तैयार करने वाले लोग हैं वो किसान हैं। और इसलिए फॉरेन से इतना पैसा ज़्यादा देने के जगह हम लोग
इंडिया में ये करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, बहुत से देहाती लोगों के लिए नौकरी होगी, किसानों की भी बहुत बड़ी आय होगी। और ये ध्यान देने के बाद जिस पद पर मैं गया उस पद पर उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, ये करने की मैंने कोशिश किया। नौकरी के दरमियान कंपनी को भोपाल आंध्र प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट मिले। अन्ना साहब ने बखूबी से उसको पूरा किया। इन दिनों पद्मश्री सहकार महर्षि विखे पाटिल साहब ने अन्ना साहब से मुलाकात की। अन्ना साहब की शिक्षा का फायदा गांव देहात में मिले, ऐसी इच्छा उन्होंने जताई। उनकी विनती के बाद परोरा नगर में एक बड़े जिम्मेदारी की शुरुआत उन्होंने की। अपने मेहनत और ज्ञान के सहारे उन्होंने चीनी के उत्पादन के साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट और डिस्टिलरी शुरू की। साथ में कागज का उत्पादन उन्होंने शुरू किया। पब्लिक स्कूल और हॉस्पिटल भी शुरू किए। अपने कर्तृत्व के बल पे आगे चल के अन्ना साहब अगले 10 वर्ष तक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वहां विराजमान रहे। चीनी उत्पादन में केमिकल इंजीनियर की भूमिका कितनी अहम होती है, इस बात की चर्चा शुरू हुई। उद्योग क्षेत्र के नामचीन संस्थाएं, व्यक्ति अन्ना साहब को मिलने आने लगे, विनती करने लगे। कई कमेटियों पर उनका चयन हुआ। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन्हें आमंत्रित करने लगे। लगातार 10 साल प्रवरा नगर के सेवा समाप्ति के बाद उन्होंने 1977 को श्री रामभाऊ जीभाऊ पाटिल इनके साथ और उनकी मदद से बेलगंगा शुगर फैक्ट्री के निर्माण के लिए उन्होंने प्रारंभ किया। किसान, मजदूर, महिला, युवा और साथ ही में कई लोगों के लिए रोजगार का निर्माण किया। अन्ना साहब का नाम अब सफलता के ऊंचाई पर था। बेलगंगा सहकारी साकर कारखाने में चेयरमैन के नाते मैंने जो कुछ 15 साल काम किया, उस पर शुरू से दिक्कतें आई। जो दिक्कतों में मैं और रामराव जी वो दिक्कतें सारी सॉल्व करके किसानों को और सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास निर्माण करने की कोशिश की। और उसके माध्यम से ये मेरी मातृभूमि होने के नाते बहुत सी योजनाएं, आदर्श ऐसी योजनाएं ली। और इसके माध्यम से हमने यहाँ जो डिस्टिलरी लगाई, वो डिस्टिलरी भी कम से कम जितने कम खर्चे में होगी वो करने का मैंने बहुत प्रयास किया। तो एक उसका आदर्श सारे देश में मॉडल जैसा स्वीकारा। और इसके लिए हमारे उस टाइम के मुख्यमंत्री आदरणीय शंकरराव चौहान जी आए और उसने मेरी बहुत से मान पत्र दे के स्तुति की। 40 गांव से शुरू हुआ यह सफर फिर से 40 गांव आकर सम्मिलित हुआ। प्रसिद्धि के साथ साथ लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ने लगी। बेलगंगा शुगर फैक्ट्री सहकार तत्व पर आधारित थी, इसीलिए यहाँ चुनाव होना लाजमी था। कार्य के दौरान अन्ना साहब का कई राजकीय व्यक्ति से परिचय हुआ। यही कारण था कि उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। एक नया दौर उनके जीवन में शुरू हुआ। शैक्षणिक, सामाजिक और राजकीय प्रक्रिया से गुजरते संपूर्ण भारत में लोकप्रियता और प्रसिद्धि उनको प्राप्त हुई। करीबन 14 से 15 साल तक वे चेयरमैन पद पर वहां विराजमान रहे। इन दिनों युवाओं के लिए कई उपक्रम, गन्ने का दर्जात्मक उत्पादन, बीज, पानी की व्यवस्था, यांत्रिक खेती प्रशिक्षण, व्यायामशाला, पतसंस्था, पाठशाला, ऐसे कई क्षेत्र में लक्षणीय निर्माण उन्होंने किया। बेलगंगा सहकारी साकर कारखाने के माध्यम से मातृभूमि 40 गांव में अच्छा करने की कोशिश करने का मुझे कल्पना आई। और उस माध्यम से किसानों के लिए, कई दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए मैंने काम किया। लेकिन देहातों के विद्यार्थी के लिए पढ़ाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में जब तक देहात का
लड़का और लड़की अच्छी तरह से पढ़ाई करके ऊपर नहीं जाते तब तक ये देश की प्रगति नहीं होगा, ये समझ के मैंने एजुकेशन फाउंडेशन का काम करने की शुरुआत की और उसके माध्यम से करीब 6 जगह बहुत अच्छा मॉडल स्कूल शुरू किए, जिसपे सेमी इंग्लिश है, डिजिटल है और एक आदर्श विद्यार्थी के नाते हमारे स्कूल में से पढ़ाई किया जाता है। और इसके माध्यम से बहुत से विद्यार्थी और लड़कियां बड़े बड़े ऑफिसर हो गए, बड़े पद पर है और देश की और सारे समाज की सेवा कर रहे हैं। अन्ना साहब लोकप्रियता और कामयाबी के परम शिखर पर थे। इसी कारण उनके कार्य को समाज द्वारा समर्थन बढ़ता गया। उनके शुभचिंतक के इसी समर्थन के बदौलत उन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की उपस्थिति में उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। इसी कालखंड में कई कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री को मिले। नाइजीरिया में कोको कोला कंपनी का बड़ा टेंडर फैक्ट्री को मिला। सफलतापूर्वक उसे अन्ना साहब ने पूरा किया। इस सम्मानार्थ भारत उद्योग मंत्रालय ने 1974 में शुगर टेक्नोलॉजी डिवीजन के तांत्रिक सलाहकार इस पद पर उनका चयन किया। सरकार चीनी और अन्य उत्पादन हेतु हमेशा अन्ना साहब का मार्गदर्शन लेती रही। विविध योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा के अध्यक्ष पर उनकी नियुक्ति की। विविध राज्यों में जाना, कामगार और व्यवस्थापक में समन्वय साधना, किसानों को आधुनिक तंत्रज्ञान से अवगत कराना, मूल्य निर्धारण, कर्ज की उपलब्धता, गोडाउन, आवाजाही, साथ में कई क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य उन्होंने किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान और जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा करना, इस गुणों के आधार पर अन्ना साहब का रुतबा बढ़ता ही गया। उन्होंने स्वयं गांव देहात में रहकर जिन पीड़ाओं को भोगा था, जिन समस्याओं को जाना था, उनकी प्रामाणिक जानकारी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की नीतियां निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ग्रामीण विकास और किसानों का विकास के बारे में ज़्यादा वो हमेशा सोचते हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किए थे, वो मेरे साथ थे। उस समय मैंने देखा वो नीचे लेवल ग्रास रूट लेवल पे एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते। अन्ना साहब के कार्य की सबने सराहना की थी। कई राजकीय पक्ष ने उन्हें प्रवेश के लिए आमंत्रित किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार और साथ ही में स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन, स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे, डॉक्टर लेले, इनके सहवास और विचारों के कारण उन्होंने भारतीय जनता पक्ष में प्रवेश करने का निर्णय लिया। एरोंडोल लोकसभा मतदार संघ से उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई। उसके बाद भी अन्ना साहब कई बार चुनकर आए। 1998 को एनडीए सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्राम विकास राज्य मंत्री कर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया। योग्यता, निष्ठा और ज्ञान, इन पारदर्शी गुणों के आधार पर अन्ना साहब एक बड़े राजकीय पद पर विराजमान हुए। संसद में उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। शुरुआती दौर में शून्यकाल में अन्ना साहब लिखित सवाल पूछा करते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने उसमें महारत हासिल की। कई योजनाएं, मुद्दे उन्होंने प्रभावपूर्ण स्वरूप से पेश किए। इसी वक्त बाय प्रोडक्ट की संकल्पना को पूर्ण रूप देने के हेतु शुगर मोलेसेस द्वारा इथेनॉल का निर्माण हो सकता है और ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही देश के लाखों करोड़ों रुपए की बचत की जा सकती है। इस संकल्पना की पेशकश उन्होंने की। खुद के कार में इथेनॉल और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हुए एक सफल प्रयोग उन्होंने किया। संसद और संसद के बाहर भी इस मुद्दे को वो उठाते रहे।
ईस्वी सन 2000 में श्री अन्ना साहब ने इथेनॉल के इस्तेमाल का बिल संसद में रखा। सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ और पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल शुरू हुआ। जिस पद पर मैं गया उस पद पर उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, ये करने की मैंने कोशिश किया। और राजकीय दृष्टिकोण से तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। तो मैंने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 96 में हो गया, उससे उस पर ज़्यादा ध्यान देने से भारत सरकार में 2000 साल में इसका पॉलिसी तैयार करने का काम करने में मेरा ज़्यादा योगदान है। और उसको बाद में इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम को भी मैं भारत सरकार की 2-3 कमेटी और चेयरमैन ये नाते से काम करने से उसको जिम्मेदारी मेरे पर भारत सरकार ने विश्वास से सौंपी और वो अच्छी तरह से उस ध्यान दिया। और आज उसका नतीजा ये हुआ, अब हम लोग करीब 87% क्रूड ऑयल फॉरेन से लाते थे, उसको कम करने के लिए इससे मदद हुई। इससे मदद होने के नाते हमारी आय बढ़ गई और आय बढ़ने से हमारा इंपोर्ट कम हो रहा। और आज जो भारत सरकार ने 25 तक धोरण लिया है कि 20% इथेनॉल में हम लोग बायो इथेनॉल का मिक्सिंग करेंगे पेट्रोल में, तो वो अभी 16% अचीव किया और बायोडीजल का भी प्रगति अच्छी तरह से हो रहा है। उन्हें जब पता चला कि ब्राजील में अधिक मात्रा में इथेनॉल का निर्माण किया जाता है तो अन्ना साहब तुरंत ब्राजील गए। अवलोकन के बाद वे भारत आए और अधिक सक्षम तरीके से इथेनॉल निर्मित को प्रोत्साहित किया। अच्छे बुरे अनुभव, हिम्मत, बुद्धिमत्ता, शिक्षा और ज्ञान, अथक परिश्रम के जोर पर इस प्रकार इथेनॉल मैन का जन्म हुआ। करीबन 27 शुगर फैक्ट्री के निर्माण में उनका सहभाग रहा। इतना बड़ा कार्य उनके द्वारा हुआ और आज भी निरंतर चल रहा है। इथेनॉल को प्रत्यक्ष रूप में अस्तित्व में लाने के बाद अन्ना साहब बांस के खेती उत्पादन पर कार्य कर रहे हैं। बांस के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। हस्तशिल्प, गृह निर्माण, नौकायन, साथ ही में घर की वस्तुएं, बांस के गहने, ऐसे कई जगह बांस का इस्तेमाल होता है। 2017 को इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कृषि अर्थशास्त्री विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए। 6 दिसंबर 2018 को बांस को वन उत्पादन से हटाकर कृषि उन्नति इस योजना में शामिल किया गया। खुद अन्ना साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव श्री नुपेंद्र मिश्र को एक निवेदन दिया। भारत में राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना की गई। आदिवासी, किसान, छोटे उद्योजक और करोड़ों लोगों को इस आर्थिक उन्नति का लाभ आने वाले समय में प्राप्त होगा। भारत हर साल $7.5 करोड़ बांस के आयात पर खर्च करता है। केवल चीन द्वारा $6.5 करोड़ की आयात भारत में होती है। भारत में अगर बांस के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए तो लाखों करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है, उद्योग निर्मित हो सकती है। साथ में घन कचरा, फेंकी हुई वस्तुएं, बांस से इथेनॉल की पर्याप्त मात्रा में निर्मित हो सकती है। गए कई साल से एम.के. अन्ना साहब इस पर प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में बाम्बू का प्रोडक्शन दुनिया में 2 नंबर का होता है, लेकिन उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के बावजूद बाम्बू जो अभी फॉरेस्ट से किसानों के हाथ में दिया, उसको क्रॉप की व्याख्या दी, उसका अच्छा तरह से इस्तेमाल करने के लिए जो कुछ तैयार अपने आइडिया लोगों के सामने लाई है वो इथेनॉल की लाई है। और इथेनॉल का प्रोडक्शन दूसरे चीज़ों के तुलना में
ज़्यादा से ज़्यादा मान लो शुगर केन जिसमें ज़्यादा इथेनॉल तैयार होता है, शुगर केन से 100 होगा तो बाम्बू से 140% होता है। इसीलिए लोगों में वो ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और मुझे लगता है कि इथेनॉल और बायोडीजल और बायोफ्यूल और बायो एनर्जी में ये बाम्बू का बहुत बड़ा योगदान, ज़्यादा से ज़्यादा योगदान इसमें रहेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। इथेनॉल गन्ने का रस, बीट, फेंके हुए अन्न पदार्थ, कंद द्वारा निर्मित होता है। बायोडीजल तेल युक्त बीज द्वारा तैयार किया जाता है। ईंधन की पूर्तता करने के लिए भारत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, पर अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन देश इथेनॉल और बायोडीजल का उत्पादन कर बड़े आर्थिक नुकसानी से बचकर अधिक समृद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। ईंधन उत्पादन और अन्य उत्पादन कर भारत को भी सक्षमता की ओर बढ़ना चाहिए। इसी के लिए अन्ना साहब लगातार प्रयास करते दिखते हैं। इथेनॉल और बायोडीजल और बायोफ्यूल्स और बायो एनर्जीज के बारे में जितने प्रयास किए उसको काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन दिक्कतें आने के बावजूद उसको जो टाइम पर मदद हुई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहकार्य हुआ। तत्कालीन आदरणीय पंतप्रधान अटल जी का आशीर्वाद मुझे मिला, बहुत बहुत उसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ और मेरा जीवन उससे बहुत बड़ा आगे बढ़ा है, इसका भी मुझे याद जिंदगी भर रहेगी। उसके साथ साथ सरसंघ चालक आदरणीय सुदर्शन जी और नितिन गडकरी जी, ये दोनों का भी बहुत सहकार्य मिला है। इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ। और आज के पंतप्रधान तो उसको आज ये इथेनॉल और बायोडीजल और बायोफ्यूल ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि जो पहले शुरू में किसानों की हर चीज़ जैसे मकई है, ज्वार है, इतना ही वेस्ट टू एनर्जी जैसा किसानों का जो वेज होने वाला जो ये है वो भी सारा इस्तेमाल अभी इथेनॉल बायोफ्यूल्स के लिए तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सारे करने के लिए बहुत से मेरे सहकारी लोगों ने प्रयास किए, सारे सहकारी का आभार मानता हूँ। माँ पिता पर असीम श्रद्धा, सुविध परिवार, समाज के लिए लगातार कुछ करने की चाहत, शांत पारदर्शी स्वभाव, अभ्यासु वृत्ति, चारित्र संपन्न आचरण, अखंड कार्य, इस आधार पर कई क्षेत्र में उन्होंने अविरत सेवा दी। पार्षद और मंत्री होने के नाते अपने चुनाव क्षेत्र में कई योजनाओं को उन्होंने कार्यान्वित किया। आज भी वे लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनकी कठिनाइयाँ, समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, अपने आधुनिक संकल्पना को सरकार तक पहुंचाते हैं। एम.के. अण्णा साहेब पाटिल, इनकी आत्मकथा इथेनॉल मैन का इदमिथ्यम हर किसी ने पढ़ना चाहिए। चालीसगांव ये मेरी जन्मभूमि होने के नाते ये मेरा ज़िंदगी का प्रवास, यहाँ से पढ़ाई से शुरू हुआ, फिर बाद में नासिक में ज़्यादा पढ़ाई हुई, कानपुर में पढ़ाई हुई, अमेरिका में पढ़ाई और एक्सपीरियंस भी लिया। उसके बाद में टाटा जैसे कंपनी में भी काम करने का मौका मिला। प्रवरा नगर बेलगंगा के माध्यम से भी बहुत बहुत कोशिश किया। इस सारे होने के लिए मेरा मातृभूमि चालीसगांव में सारे मैं वापस आया और ये सारा बेलगंगा साकर कारखाना उभारने के बाद मुझे राजनीति में भी जो सहयोग चालीसगांव से मुझे मिला वो बहुत ही लोगों का इसमें हिस्सा है
मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आभार मानता हूँ। हर भारतीय को गर्व महसूस हो, जिनके ऋण हम भारतीयों पर हमेशा रहेंगे। MK अण्णा साहेब अर्थात इथेनॉल मैन का ये कार्य भविष्य में भी अविरत चलता रहेगा और देश को समृद्धता की ओर लेके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।